एमसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही निकले। ठीक है, तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, किस किस का अध्ययन किया जाता है। अतीत का अध्ययन किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है, शासन का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन किया जाता है। आप इसको पॉज करके इस वीडियोस को, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख सकते हैं कि इसमें अतीत को किस तरह से अध्ययन किया जाता है। मोस्टली क्या होता है कि जो भी हमारे विभिन्न जो पहलू है, समाज, संस्कृति, राजनीतिक और आर्थिक परिपेक्ष को समझने के लिए विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यही हमारे क्या होता है, इतिहास का अध्ययन कहलाता है। और इतिहास जो मानव जाति के प्राचीनतम से लेकर नवीनतम की ओर आने वाली प्रक्रिया, बदलाव और प्रगतियों का सूचीबद्ध वर्णन होता है, जो मानव समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की परिक्रमा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे। तो प्रथम जो यूनानी इतिहासकार थे वो थे हमारे हेरोडोटस थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता से कहा कि इतिहास के समस्त जो निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित है। तो ये किया था हमारा थियोसीडाइडस ने। ठीक है, तो थियोसीडाइडस ने ये किया था। ये क्या माना जाता है, ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है, जबकि हिक्टेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द हिस्ट्री के रचनाकार कौन थे। द हिस्ट्री के रचनाकार थे हेरोडोटस। ठीक है, इसके रचनाकार तो उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक थे हेरोडोटस को आमतौर से इतिहास का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास की जो पिता की पदवी का सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। किससे, हेरोडोटस से है या यूरिपिडेस से है या यूथिडाइडस से या सुकरात से। तो ये भी हेरोडोटस से इसका अर्थ है। ठीक है, इतिहास अपने को दोहराते ही कथन किसका है, ये हिगेल का है, कार्ल मार्क्स का है, कलन का बने तो ये क्या कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इतिहास से ये सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है, हिगेल का है, कार्ल मार्क्स का है, जे बी ब्यूरी का है या EH के कार का है। तो ये है हिगेल का। ये क्या कहते हैं, जर्मनी दार्शनिक विचारक हैं जिसने अपने विचारों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तुत की। उनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहास और सामाजिक विज्ञानों से गहराई से अध्ययन किया। नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये कार्ल मार्क्स का है, जे.बी. ब्यूरी का है या कोलिंगवुड का या EH कार का। तो किसका, ये कार्ल मार्क्स का। तो इन्होंने बोला था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एक कथन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स का है, दोनों का है। और जो मार्क्सवादी के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ये सिद्धांत अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों का हिस्सा है जो मार्क्सवाद में आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है। तो ये है हमारा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच के संघर्ष का सिलसिला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक जो भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हिगल ने किया था, यह एंजेलस ने किया था, लेनिन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया कि जो कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो आधुनिकवाद की उदारवाद के समझाया था, या अस्तित्ववाद की से समझाया था, ये डार्विन का विकासवाद से समझाया था, या तुलनात्मक भौतिकवाद से समझाया था। तो इसका ऑप्शन होगा ये तुलनात्मक भौतिकवाद से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास विगत की राजनीति का कथन किसका है। तो यह कथन स्टब्स का है, यह कालायर का, सिले का, यह ट्वेलिन का। तो ये जो कथन था सिले का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है कि जो ओकसाट है, ट्वेलियन है या कोलिंगवुड है। तो ये है हमारा इसमें कि ए का तो आएगा 3। ए का 3 कितना आएगा, सच ही है। मतलब ये कि ओकटाक ने क्या, ओकटाक की जो इतिहास की परिभाषा क्या थी कि सच ही है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। फिर हमारा इसमें ट्वेलिन का क्या था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, ये इसका कथन था। फिर कोलिंगवुड का क्या था कि ये था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी का क्या था, ब्यूरी का था कि इतिहास स्वतः मात्र का एक विज्ञान है, इसमें से कम नहीं है, इससे अधिक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें 14। तो किस इतिहास जो दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त जो इतिहास समकालीन इतिहास है। तो ये क्या था हमारा बेनेडिक्टो क्रोचे ने। ठीक है, ये कथन इनका था। नेक्स्ट आता है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के समय अनृत वार्ता है, मतलब बातचीत है। ये कथन किसका था। तो ये जो कथन था
ये है EH केर, EH केर या EH कार, आप कुछ भी कह सकते हो कि इसका कथन था। तो इसमें कि EH केर का जो प्रमुख जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वो राजनीतिक विचारक भी थे और राजनीतिक साहित्यकार भी थे, जो अपने समय में जो व्यापक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जो यह उक्ति जो इतिहास के स्वरूप का महत्व को बताने का प्रयास करती है, जिससे उनको इतिहास का एक निरंतर विकासशील प्रक्रिया के रूप में देखा गया। अब नेक्स्ट आता है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC का जो संक्षेपाक्षर क्या है, तो क्या बिफोर क्राइस्ट है, ये क्या है कि ब्रिटिश कोलंबिया है, या ब्रिटिश काउंसिलिंग है, या ब्रिटिश या बुकिंग क्लर्क है, तो ये क्या बिफोर क्राइस्ट, ये तो ये इसका होगा BC का मतलब। नेक्स्ट आता है कि इसका मतलब क्या होता है कि जो ईसा मसीह से जो पहले दर्शाने वाली जो भी टाइम्स होता है तो वे, तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट है इसमें कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये क्या होता है, क्या ये असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, या एनालिजमेंट्स ड्यू होता है, या फिर क्या होता है आफ्टर ड्यू डेट आता है, तो यह क्या होता है एनो डोमिन होता है। तो एमन डोमिन जो लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के वर्ष या ईसा मसीह के पश्चात, मतलब उसके ईसा मसीह के जो समय था उसके बाद वाला समय। और AD का जो उपयुक्त जो विश्व में जो बहुत से तिथियों में विशेषज्ञ यूरोपिया और वेस्टर्न विषय होता है, जहाँ इस तिथियों की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की गणना को दर्शाता है। अब नेक्स्ट आता है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, तो यह होता है वर्ष का ईसा पूर्व का मतलब वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद वाला शब्द। इसका मतलब क्या होता है कि जो 50 ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 50 वर्ष पहले, और यह एक तिथि है जो विशेषकर ईसाई धर्म के इतिहास से महत्वपूर्ण है। और वर्ष 150 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि 150 ईसा पूर्व के बाद का समय, तो यह तिथि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की होती है। नेक्स्ट आता है इसमें कि वर्ष जो 1015 है किस शताब्दी में है, तो ये किस शताब्दी में आता है कि जो 1000 पीरियड का आता है वो 11वीं शताब्दी में, 11वीं ईसा में आता है ये, तो इसका कोई ये हमारा A, तो 11वीं शताब्दी में आएगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि जो बीसों सुमेलित कीजिए। अब जो ये है विक्रम जो संवत्सर है, शक संवत है, गुप्त संवत है और कली संवत है। अब जो विक्रम संवत है ये क्या होता है, ये इसका आता है हमारा कि 58 का, शक संवत आता है 78 का, और जो गुप्त संवत आता है 320 इसकी समय गणना की जाती है। और कली जो संवत्सर आता है ये आता है 3102। तो इसमें जो ऑप्शंस आएगा ये आएगा आपका इसका 1 है लास्ट वाले का, तो इसका आएगा आपका ये, तो A का 4 और B का 3 और C का 2 और D का 1। अब आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें एक है जो विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो कब हुआ था विक्रम संवत का प्रारंभ, ये होगा था 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका ये होता है ये जो विक्रम संवत का जो प्रारंभ गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, इसका जो प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह सन सर्वत्र भारतीय पंचांग से महत्वपूर्ण है। विक्रम जो संवत का उपयोग हिंदी पंचांगों में तिथि और त्योहार की गणना करने के लिए किया जाता है। पूछा जाता है कि विक्रम संवत का प्रारंभ मतलब किस लिए किया जाता है, तिथियों को और त्योहार की गणना करने के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट से, तो आपके डिस्क्रिप्शन पे आप इसको पढ़े, डिटेल्स पे इसको पढ़ेंगे पॉज करके। फिर आता है इसमें 22 की जो शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में होता है, तो ये क्या था कनिष्क के काल में। ठीक है, तो कनिष्क के काल में जो ये देखो शक संवत का प्रारंभ गुप्त के विक्रमादित्य के शासन काल में नहीं, बल्कि ये शक सम्राट कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और शक संवत 78 ईसा पूर्व का समय जबकि कनिष्क ने इसे आरंभ किया था, इस समय को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण समय भारतीय इतिहास में से हिंदू पंचांगों में महत्वपूर्ण गणना की जाती है। अब आते हैं हमारे 23 की भारत में राष्ट्रीय जो पंचांग किस संवत से आधारित है, तो ये शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट आता है इसमें कि गुप्त जो संवत है 319 और 320 का प्रारंभ का श्रेय किसे दिया गया, तो ये क्या चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया गया, चंद्रगुप्त सेकंड को, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त को, या स्कंदगुप्त, ये क्या था चंद्रगुप्त फर्स्ट में। नेक्स्ट आता है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम है जो गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया गया, तो ये इसने किया गया था अपने राजा रोहन के स्मारक के रूप में किया गया था। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं डिटेल में कि चंद्रगुप्त जो प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने स्वराज को सुधार समृद्धि को स्वीकार के उपलक्ष्य में किया गया था। गुप्त संवत की शुरुआत अपने राजा बनने के बाद की गई और एक हिंदू पंचांगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसने सबसे पहले विभिन्न राजाओं को अलग अलग संवत्सर का उपयोग किया था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त जो संवत को आधिकारिकता रूप से लागू किया, इसे ही से सम्राट बनने की स्थिति के साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है इसमें कि निम्न कथनों के विचार कीजिए और निम्न से कूट का सही उत्तर दीजिए।
दीजिए। अभी बताएगी इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है। जो विक्रम संवत है 58 में प्रारंभ है, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 में बिल्कुल सही है। और गुप्त संवत का जो कार्यकाल था 319 से 320 के बीच बिल्कुल सही है। और भारत में जो मुसलमान शासक का जो युग सन 1191 शुरू नहीं, ये हुआ था 1206 में। तो ये का 4 गलत है, 1 2 3 ये ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जो हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष जो संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। इसने भी अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में की थी। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जिन्हें कलचुरिया के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण जो कलचुरी संवत में भी कहलाए। तो ये कहता है त्रैकुटक संवत। तो ये क्या कांची त्रैकुटक कलचुरी जो शासकों ने त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया और 248 और 249 में प्रचलित था। इस संवत का प्रयोग कलचुरी शासकों के शासनकाल की गणना के लिए किया गया। नेक्स्ट आता है इसमें कि चालुक्य जो विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो ये किया था विक्रमादित्य 6 ने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कि तैलप सेकंड में किया था, ये सोमेश्वर ने, सोमेश्वर फर्स्ट सेकंड, ये तो विक्रमादित्य 6 ने किया गया था। ठीक है, और इसका जो आरंभ किया था शासनारूढ़ होने पर भी हुआ था। नेक्स्ट आता है इसमें 30 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का ये किया। तो ये लक्ष्मण धर्मपाल को किया गया था, देवपाल को किया था, विजयशान, ये तो किया था लक्ष्मण सेन को। तो जो लक्ष्मण सेन की स्थापना को लक्ष्मण संवत की स्थापना लक्ष्मण सेन ने 1119 ईस्वी में की थी। और जो संवत का इस्तेमाल बंगाल और बिहार में किया गया और यह कम से कम 400 वर्ष में 400। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। कब होगा, ये होगा 1931। वो कैसे होगा कि जो शक युग की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान हुई। और इसलिए जो दिसंबर जो 2009 के लिए जो शक संवत, मतलब यदि आप 2009 में से 78 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1931 होगा। तो शक संवत कितना होगा, 1931। नेक्स्ट है तो इसमें कि जो विक्रमी संवत 2070 को ईस्वी को संवत में रूपांतरित करने का मान कितना होगा। तो ये होगा क्या नाम, 2013। वो कैसे होगा कि जो विक्रम संवत और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है एडी में बदलने के लिए आपको जो लगभग 56-57 घटाने होंगे, क्योंकि ये किसके ये थे हमारे शक संवत के, सॉरी विक्रमी संवत के 58 और 57। फिर क्योंकि जो विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से आ गए, इसलिए जो विक्रम संवत 2070 को 80 में से बदलने के लिए आपको इसमें से 56 या 57 घटाना होगा। जो इसके जो आपको कितना दिखाई देगा, 2014 या 13 दिखाई देगा 80। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर कितना का 2013 होगा। आता है इसमें अगला कि जो विक्रम शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो आप देखो कितने वर्षों का अंतर है, ये 135 वर्ष का। वो कैसा है कि जो विक्रम संवत शक संवत दोनों ही भारतीय पंचांगों के प्रमुख अंश है, इसीलिए इसका आरंभ कुछ वर्षों के अंतर। जैसे विक्रम संवत का आरंभ विक्रमादित्य पुरुषोत्तम के राज्याभिषेक से हुआ था और इसे 57 ईसा पूर्व में माना जाता है। और यदि शक संवत देखें तो कुषाण शासक कनिष्क के प्रति श्रद्धांजलि करने में कनिष्क संवत के रूप में 78 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोनों को आप जोड़ देंगे, विक्रम संवत और शक संवत के बीच का अंतर, तो 57 + 70 तो 135 वर्षों का क्या हो जाएगा, इसके बीच में अंतर होगा। आगे देखते हैं जो पुलिकेशन जो फर्स्ट है का बादामी जो शिलालेख शक संवत 465 का दिनांकित है। तो यदि इसे विक्रम संवत के दिनांक में करना हो, मतलब इसको पुलिकेशन फर्स्ट को किस में बदलना है, विक्रम संवत के दिनांक। तो ये कितना होगा, तो ये होगा हमारा 600 कैसे होगा कि देखो इसमें जो हमारा कि जो पुलिकेशन प्रथम का जो बादामी शिलालेख विक्रम बदलने के लिए आपको शक संवत जो शक युग है इसमें कितना है 78 पीछे, और गुप्त कितना है 70, मतलब शक संवत से 78 पीछे, और विक्रम संवत 58 के बीच के अंतर पर विचार करना होगा। तो हमें क्या करना है, शक संवत 465 है, इसमें हमें क्या जोड़ देंगे, इसमें शक संवत 78 जोड़ देंगे और गुप्त युग और विक्रम संवत के बीच के अंतर को जोड़ देंगे, 58 हो जाएगा। तो इसमें तीनों को जोड़ के कितना आएगा, इसमें 601 लगभग आएगा। इसमें हमें 600 देगा, 600 ऑप्शन को इसमें टिक कर देंगे। अब आता है इसमें मेरा नेक्स्ट में कि 35 के आदि कैलेंडर में जो विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो उसमें शक संवत कितना बदला जाएगा। जो इसमें जो हमारा जो शक संवत होगा वो आएगा हमारा 1928। 1938 साके में कैसे होगा कि हमें देखो विक्रम संवत और शक संवत बदलने के लिए आपको 57 ये विक्रम संवत कितना है 57 और शक संवत क्या है 78, तो दोनों का कितना हो जाएगा 135 वर्ष होंगे। तो इसमें से 2063 से 135 आप घटा देंगे तो 1928 आ जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन है 1928।
अब इसमें नेक्स्ट आता है पुरातत्व में इस तरह विन्यास पद्धति और निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की गई है, तो ये की गई थी भौतिक अवशेषों के कृत्रिम निरपेक्षों को, ठीक है, इनको समझने के लिए की गई थी। आप इसको पढ़ भी सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट आता है इसमें कि कार्बन जो 14 तिथि निर्धारक पद्धति का विकास हुआ, किसने किया गया था, इसने किया था विल्टर लिप्पी ने, ठीक है। तो कार्बन जो 14 तिथि निर्धारित पद्धति का जो विकास वैज्ञानिक में विलाट लिपि के द्वारा किया गया, इस तकनीक को उन्होंने 1940 में विकसित किया था। यह तकनीकी जो अभिक्रियात्मक जो कार्बन 14 मतलब इसोटोप की मात्रा को माप का आयुक्त का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की गई है, जिसमें वैज्ञानिक अध्ययनों में आयुक्ति की गणना की जा सकती है। और उसने प्राचीन जो साम्राज्यों, सभ्यता और इतिहास के विभिन्न पहलुओं का अनुसंधान किया था। अब आता है इसमें नेक्स्ट आता है कि जो कास्ट और अस्थि और संघ जो पुरातत्वीय नमूनों का काल जो निर्धारण करने के लिए निम्न में कौन सा अपनाया गया था, कार्बन 14 अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु को निर्धारण का प्रयुक्त किया था, किसका प्रयुक्त किया जाता है आयु को निर्धारण, वो जीवाश्म जीव। तो ये कहते हैं कार्बन जो डेटिंग है कार्बन 14 इसोटोप के विघटन दर को माप का निर्धारित किया जाता है। ये पुरातात्विक सामग्री जैसे युद्ध सात्यकार खंडार और पुरातात्विक स्थलों के आयु को निर्धारण करने से प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आता है इसमें 14 लास्ट क्वेश्चन, जो प्राकृतिक इतिहास का जो अध्ययन है वो इतिहास का आरंभ तब माना जाता है, कब माना जाता है, कि जब मानव ने लिखना सीखा था। तो ये तब माना जाता है। जो प्राकृतिक का अंत इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव समाज ने लिखित रूप से अपनी गतिविधियों को दर्ज करना शुरू किया और ऐतिहासिक जो रूप से दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स का उत्पादन किया। इससे पहले जब मानव समुदायों ने केवल मौखिक परंपरा और कल्पना बनाए तभी संजीवनी रूप से पीढ़ियों में जानकारी को पास किया, तब इसे प्राकृतिक कहा गया है। तो आप ये कंप्लीट होता है इसका जो निचोड़। यदि आपको इस तरह के जो क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन कराऊंगी। बाकी की हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है और हमारी क्या नाम इसमें मिडिएबल इंडियन जो मिडिएबल हिस्ट्री इसके क्वेश्चन आंसर चले हैं। साथ के साथ में एनसीईआरटी आपको नोट्स भी करवा रही हूँ। तो आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।